शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर किश्तवाड़ से है, जहां शदीद बारिश की वजह से घर गिरने के नतीजे में 3 अफराद की मौत हो गई। महलूकीन की शनाख्त पप्पू कुमार, साजिन कुमार और राजेश कुमार की हैसियत से हुई है। दरअसल मौसम खराब था, जिसके चलते यह बड़ा हादसा पेश आया। मैं डीडीसी नागसेनी फैसल हुसैन आज शाम को जो हमारे ब्लॉक नागसेनी में कुल्लर आजना गांव में अश्वनी जी के 3 बेटे मकान की जद में आके जिनकी मौत हो चुकी है। ये दरअसल बारिश की वजह से जो मकान गिरा है, ये पहले से ब्लास्टिंग की वजह से क्रैक था। क्वाड प्रोजेक्ट में पहले भी हमने धरने दिए थे, मैंने और हमारी चेयरपर्सन है पूजा जी ने। कम से कम 8-9 दिन हमने धरने दिए कि ब्लास्टिंग की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है, इनको रिपेयर किया जाए। SCR साहब ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें भरोसा तो दिलाया, मगर आज उनकी लापरवाही की वजह से एक इतना बड़ा नुकसान हुआ। एक ही बेचारे अश्वनी जी के 3 बेटे इंतकाल कर गए उस मकान की जद में आके। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो मकान क्रैक्स हुए हैं, ब्लास्टिंग की वजह से नुकसान हुए हैं, उनको रिपेयर करवाएं, उनकी तरफ ध्यान दें। जो प्रोजेक्ट्स एरिया हैं उनको ज़रा देखें, नज़र में रखें, ध्यान में रखें। आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा किसी गरीब का नुकसान ना हो, किसी की फैमिली का नुकसान ना हो, किसी के बच्चों का नुकसान ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन तो आराम से कुर्सियों पे बैठी हुई है, प्रोजेक्ट वाले पैसे कमा रहे हैं, मगर गरीबों का कौन सोच रहा है। हम LG इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका कुछ ख्याल किया जाए और इनको कोई रिलीफ वगैरह भी दिलाई जाए, क्योंकि ये बहुत गरीब थे। इनके घर में 3 बेटे थे, 3 के 3 बेटे ये मकान की जद में आके इंतकाल कर गए। और चलिए सीधे किश्तवाड़ का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी आतिफ हमारे साथ इस वक्त रास्तौर पर जुड़े हुए। आतिफ, बहुत अफसोसनाक दर्दनाक हादसा है, एक ही घर के 3 भाइयों की मौत हुई है घर गिरने की वजह से, क्या तफसीलात हैं? जी अबू, देखिए ये वाकया जो ज़िला किश्तवाड़ के अजना कुल्लर नागसेनी गांव का है, बीती रात का है। जब अगर देखा जाए पिछले 2 दिन से यहाँ लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर जो खबर सामने आई है लोगों से, जो हमारी बात हुई वहाँ के जो नागसेनी के लोग हैं, उनका यही कहना है कि ये इसकी वजह जो अगर देखी जाए, यहाँ पर जो मेगावाट पावर प्रोजेक्ट जो बिजली का यहाँ पर बन रहा है, 540 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन जब वहाँ पर ब्लास्टिंग की जाती है, उस पावर प्रोजेक्ट्स में ब्लास्टिंग होती है, तो इनके घरों को जो है वो ब्लास्टिंग की वजह से क्रैक्स पड़ते हैं, दरारें पड़ती है, और जिसकी वजह से इनके घर जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने काफ़ी बार ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ से रब्ता किया कि इनकी जो जब यहाँ पर कंपनियाँ आती हैं, जब यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो काफ़ी जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके तहत जो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काम नहीं करते हैं। क्योंकि लोगों का यही कहना है कि बहुत बार हमने यहाँ की इंतज़ामिया हो या फिर पावर प्रोजेक्ट्स की इंतज़ामिया हो, इनके यहाँ पर कहा है कि जब भी ये ब्लास्टिंग करते हैं तो थोड़ा यहाँ के लोगों के बारे में भी वो सोचें। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए जो अजना गांव, यहाँ के लोग काफ़ी गरीब है, मजदूरी करते हैं इन पावर प्रोजेक्ट्स में, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। और बीती रात जो अगर हमने देखा यहाँ पर जो अश्वनी कुमार का जो घर है, बारिश की वजह से वो गिर गया। जब उसके 3 बेटे उस घर में सो रहे थे और अचानक उस घर की छत गिरने की वजह से इन 3 बेटों की ऑन स्पॉट जो है वो मौत हुई है। इस एरिया में काफ़ी लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का यही कहना कि बहुत बार हमने इंतज़ामिया किश्तवाड़ को इस हवाले से कहा कि जो यहाँ पर ब्लास्टिंग की जाती है उसका कोई हल निकाला जाए। जो यहाँ के लोग रहते हैं इस अजना गाँव में, इन लोगों के बारे में तवज्जो दी जाए, ताकि इनका जो नुकसान यहाँ आए दिन हो रहा है, उसका जो खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, इनके बारे में कोई हल निकाला जाए। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है। और हमने देखा कि ज़िला की इससे पहले भी कुछ दिन पहले डंगडूरू में जो हादसा हुआ था, सड़क हादसा हुआ था, उसमें 7 लोगों की जानें ज़ाया हुई थी। वहाँ पर भी हमने ये देखा था कि जो गाड़ी का हादसा हुआ था, जो पावर प्रोजेक्ट्स ने वो गाड़ी हायर की थी, वो भी
अनफिट नहीं थी, वो उसकी भी जो इंश्योरेंस चाहे वो गाड़ी की अनफिट नहीं थी, और जिसकी वजह से 7 लोगों की जानें जो है वो जाया हुई। और बिल्कुल आतिफ, ये जो हादसा पेश आया है, मकान गिरने का जो हादसा पेश आया जिनमें 3 अफराद की हलाकत हुई है, क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पा रही है? इस घर में कुल कितने लोग थे और इन 3 लोगों के अलावा भी क्या कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं? इस घर में थे कितने लोग? जी बिल्कुल, जिस समय यह हादसा हो उस समय अश्विनी कुमार के सिर्फ 3 लड़के थे, जिनकी शनाख्त पप्पू कुमार, साजन कुमार और राजेश कुमार के वो उनकी शनाख्त हुई है। उस घर में उस समय सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, बाकी जो उनकी फैमिली थी वो कहीं दूसरे रिश्तेदारों के घर थी। लेकिन जिस समय ये हादसा हुआ उस समय सिर्फ 3 लोग थे, और इन तीनों लोगों की ऑन स्पॉट जो है उस समय मौत हुई। जब तक लोगों को ये खबर मिलती, लेकिन तब तक जो है ये काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इन लोगों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक इन तीनों लोगों की मौत हुई थी। बिल्कुल आतिफ, जिस तरह से आपने बताया कि इलाके में दरअसल ब्लास्टिंग की वजह से इस तरह के हादसे होने का खतरा मंडलाता रहता है, और ब्लास्टिंग के चलते यह हादसा भी एक तरह से हुआ क्योंकि घर में दरारें पड़ जाती हैं, घर कमजोर हो जाते हैं। तो सिर्फ यही घर नहीं बल्कि इसके अलावा भी पूरे इलाके में और भी ऐसे घर होंगे जहां पर खतरा एक तरह से मंडला रहा होगा। जी बिल्कुल, अगर जिला इंतजामिया ने इस गांव की तरफ कोई भी तवज्जो अगर नहीं देती तो आने वाले दिनों में कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है इस तरह के, क्योंकि ये काफ़ी पहाड़ी एरिया है। यहाँ के लोग पहाड़ी एरिया पे रहते हैं, और जिस जगह पर ये गांव है इसके थोड़ी दूरी पर यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, और आए दिन जो यहाँ पर ब्लास्टिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला इंतजामिया पावर प्रोजेक्ट इन लोगों के तवज्जो नहीं देती है, और जिसकी वजह से ये हादसा यहाँ पर कल हुआ है। और इसकी जिम्मेवार अगर देखा जाए लोगों के मुताबिक उनका कहना है कि इसके जिम्मेवार यहाँ की पावर प्रोजेक्ट जो कवाड़ पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर 540 मेगावाट बिजली पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी जिम्मेवार यहाँ की इंतजामिया किश्तवाड़ और पावर प्रोजेक्ट इंतजामिया है। और इंतजामिया से इन लोगों की यही अपील है कि वो फौरी तौर पर यहाँ कोई टीम भेजे, ताकि जो यहाँ पे जितने भी दूसरे लोग रहते हैं, जो घर है, उन घरों की एक मेजरमेंट ली जाए, एक रिपोर्ट बनाई जाए कि यहाँ पे कितने घर। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो हादसा पेश आया इसके लिए इंतजामिया भी जिम्मेदार है। पावर प्रोजेक्ट जिसको लेकर यहां पर ब्लास्टिंग की जाती है, जिस पर काम चल रहा है लगातार, ये पावर प्रोजेक्ट भी इस हादसे के लिए बड़ा जिम्मेदार है। देखना यह होगा कि इंतजामिया अगला कदम क्या कुछ इस हादसे पर उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां दारुल उलूम चंदीगाम लौलाब में आग लगी है। इमारत को नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। तो दारुल उलूम चंदीगाम लौलाब में आग लगने की खबर है। आपको बताते चलें कि ये तस्वीर भी अब हमारे पास आ गई है। कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर है, जहां दारुल उलूम चंदीगाम में ये आग नमूदार हुई है, लौलाब में ये आग लगी है, और दारुल उलूम चंदीगाम इसे बताया जा रहा है। इमारत को आग लगने से काफी नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर पुलवामा जावेद अहमद भट्ट ने तराल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके ज़ालाबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इलाके में ज़ालाबारी से तकरीबन 10% नुकसान हो गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो महकमे की एडवाइजरी के मुताबिक अपने बागात में अद्वियात का छिड़काव करें, ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। हमारे जो फार्मर्स है, ग्रोवर्स के लिए सबसे बड़ी जो मैसेज इस वक्त है, जालाबारी के बाद और ये बारिशों के बाद जो इन ऑर्चार्ड्स में ख़तरा है, जिन बीमारियों का ख़तरा है, उसके लिए हमें एक्चुअली एडवाइजरी देनी है फार्मर्स को, जिसके लिए उनको काम करना है। तो एडवाइजरी भी हमने जारी की है। तो जो ही मौसम ठीक होता है कि बारिशें बंद हो जाएंगी 1-2 दिन में, तो मेरी अपने किसान भाइयों से गुजारिश है वो उस एडवाइजरी पे अमल करें। जो हमने स्प्रेज उसमें कही है उनका उन स्प्रेज को अमलाए, क्योंकि अब ख़तरा ना सिर्फ जो हमारी जालाबारी से कुछ
जो हमारे ये जो फोलिएज है, पत्ते हैं, उनको नुकसान हुआ है। कई जगहों पे मेवे पे भी नुकसान है, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा इसके बाद है। जो इसके बाद जो बीमारियां आने वाली है, जैसे स्कैब या ऑल्टरनेरिया के इन्फेस्टेशन होने के इन ऑर्चार्ड्स में खतरा है, उसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा जो हमारी एडवाइजरी रहेगी उनको कंट्रोल करने के लिए एडवाइजरी हमारी रहेगी। तो चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरों को। किश्तवाड़ में भारी बारिश के कारण मकान गिरने से 3 लोगों की मौत। मृतकों की पहचान पप्पू कुमार, साजन कुमार और राजेश कुमार के रूप में हुई। एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से की मांग। एनआईए की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। यासीन मलिक 2017 के टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद काट रहा है। आज दिल्ली में सुबह 11 बजे नीति आयोग की होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अरुण कुमार मेहता लेंगे बैठक में हिस्सा। बैठक में लद्दाख के एलजी भी होंगे शामिल। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। और अब बात नीति आयोग मीटिंग की करेंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग आज है। मीटिंग प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में होगी, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। मीटिंग में तमाम रियासतों के वज़राए आला और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के मौजू पर यह मीटिंग होगी। बुनियादी ढांचा और सरमायाकारी, सेहत और ग़िज़ाइयत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने समेत दीगर 8 अहम नुकात पर मीटिंग में बात होगी। तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज मीटिंग होने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का हदफ एक तरह से रखा गया है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की इस मीटिंग में तमाम रियासतों के वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का नक्शा इस मीटिंग में खींचा जाएगा। तो काफ़ी अहम ये मीटिंग है मुल्क की डेवलपमेंट और तरक्की को लेकर। इसके अलावा अलग अलग रियासतों में क्या कुछ रोड मैप होगा डेवलपमेंट को लेकर, तरक्की को लेकर, उस पर भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में ही इस मीटिंग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होनी है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। तो आज अहम मीटिंग है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। आपको बता दें कि यह मीटिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का नक्शा खींचा जाएगा। आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होंगे 2047 में, और उसी के हिसाब से इन 100 सालों में मुल्क कहाँ पहुँचा है या 100 साल के बाद मुल्क ने कितनी तरक्की की है, उसी के हिसाब से एक रोड मैप इस मीटिंग में तैयार किया जाएगा। अलग अलग रियासतों में डेवलपमेंट को लेकर कितना काम करने की ज़रूरत है और क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, माली एतबार से किस रियासत को कितनी ज़रूरत है, और इसके अलावा ख़वातीन को खुद कफ़ील किस तरह से बनाया जाए, आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ पर कितनी कमी है। इसके अलावा ज़राअत, हेल्थ की ख़ास तौर से मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल में मुल्क को आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर
बातचीत होगी। और चलिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। खुर्रम, आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ इशारा मिल रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही ये मीटिंग शुरू होने वाली है? तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। ठीक 11 बजे ये मीटिंग होने वाली है। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का नक्शा खींचा जाएगा इस मीटिंग में। नीति आयोग की इस मीटिंग में लद्दाख के एलजी और जम्मू कश्मीर के एलजी भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट को लेकर आज की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। प्रगति मैदान में यह मीटिंग होगी और काफी देर तक ये मीटिंग चलने वाली है, क्योंकि 8 नुकात जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है। डेवलपमेंट, खवातीन को एक तरह से खुद मुख्तार किस तरह से बनाया जाए, इन पर तफसील से बातचीत होगी। और सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। खुर्रम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ इशारा मिल पा रहा है इस मीटिंग को लेकर? देखिए हुरैरा, जैसे आपने कहा कि आज तो काफी एजेंडा है और दरअसल एक बड़ी प्लानिंग की तैयारी है, जिस तरह के हर मुल्क प्लान करता है अगले 25 सालों में किस तरीके से मुल्क और जो भारत की रियासतें हैं, जो तमाम स्टेट्स हैं, वो किस तरीके से उनका डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कहाँ की क्या जरूरत है, इन तमाम चीजों को देखते हुए तकरीबन 11 बजे ये मीटिंग दिल्ली में शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी और जो दूसरे अफसरान हैं वो पहले ही जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लद्दाख के एलजी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ इसमें जो अपना प्रेजेंटेशन है वो पेश करेंगे। जिस तरह की इंफॉर्मेशन अब तक आई है कि वो वहां पर बताएंगे कि कितना डेवलपमेंट हो चुका है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, एमएसएमई पर जोर है। खासतौर से भारत में जिस तरीके से अगर देखें तो रोजगार देने में और जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया है उसमें आगे बढ़ने में एमएसएमई का जो रोल है, स्किल डेवलपमेंट का रोल है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत के जो युवा हैं, भारत की जो आबादी है उनमें वो बहुत ज्यादा तो है, लेकिन उनके अंदर स्किल नहीं है। तो स्किल पर जोर है, वुमेन एम्पावरमेंट पर जोर है। तो आज काफी एजेंडा है, तो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम आप देखें जम्मू कश्मीर के जो एलजी है मनोज सिन्हा, जिस तरह की खबर है कि वो बाज़ाब्ता वहां पर प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कितना डेवलपमेंट हुआ और किस तरह की फंडिंग की भी दरकार है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या तवक्कुआत हैं, उनको लेकर के भी चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। और इसी तरीके से जिस तरीके से पोस्ट 370 की चीजों को देखें आप के जम्मू कश्मीर में एक बदलाव आया है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करने की कोशिश हुई है। साथ ही साथ एक बड़ी बात यह है कि टूरिज्म का जो सेक्टर है उसको लेकर के भी खासतौर से चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में भले ही रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट आए हैं, लेकिन अभी फ्लाइट की दिक्कत है, कमर्शियल फ्लाइट की दिक्कत है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए किस तरीके से कार्गो को शुरू किया जा सकता है और जो दूसरे हब जो है वो बनाए जा सकते हैं। खासतौर से अगर देखें तो सेब की सनत है, उसको लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है। तो एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत, किसी फंडिंग की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी फंडिंग की जरूरत है। अभी किस तरीके से जो हमारे केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री है उन्होंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली की जो दूरी होगी वो सिर्फ 8 घंटे की रहने वाली है, उस पर कितना खर्च होगा। तो एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा 2025 तक के लिए कि विकसित भारत की जो नींव है वो अभी से रखी जाए, ताकि जब
आजादी के 100 साल पूरे हो, उस वक्त भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो, वहां पर बेरोजगारी कम से कम हो या ना के बराबर हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में तमाम चीजें करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो इस तरीके से जो अलग अलग स्टेट हैं, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाया गया है। हालांकि कई मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, उनके सियासी मुहारसात हो सकते हैं, कुछ सियासी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी, चीफ सेक्रेटरी, लद्दाख के एलजी, वो तमाम इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है एक जो चर्चा होगी उसके बाद जो खाका तैयार होगा उसमें न सिर्फ लद्दाख, जम्मू कश्मीर बल्कि जो दूसरे राज्य हैं वो भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए खाका तैयार करेंगे। और अगले 25 सालों के लिए कितनी फंड की जरूरत है, कहाँ से फंड आएगा, इन तमाम चीजों को लेकर के नीति आयोग की ये जो आज की मीटिंग है वो दिल्ली में हो रही है, शुरू होगी 11 बजे से करीब। तो एक बड़ा खाका बनाने की तैयारी जो है वो है। और बिल्कुल खुर्रम, जिस तरह से आपने बताया कि आजादी के 100 साल भी 2047 में पूरे हो रहे हैं, तो इन 100 सालों के बाद देश कहां पर खड़ा होगा, या दुनिया के जो जाने माने और ताकतवर जो ममालिक हैं उनकी सफ में हिंदुस्तान को खड़ा करने के लिए इस मीटिंग की, आज की इस मीटिंग को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? देखिए बिल्कुल हो रहा है। देखिए अभी जहां ये मीटिंग होने जा रही है वो मैदान है, उसका रिडेवलपमेंट हुआ है। पहले से ही सितंबर में दिल्ली में जो G20 की बैठक है वो दिल्ली में होनी है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक पूरा माहौल होगा। और G20 से किस तरीके का सहयोग हासिल किया जा सकता है और जिस तरीके से सार्क देश हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के किस तरीके से दुनिया भर को भारत की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। जिस तरीके से भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है अब, तो उसको लेकर के एक बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। और ये देखने की जरूरत है कि अभी किस तरीके से एजुकेशन में चीजें जो है वो की जा सकती है, कहाँ पर क्या जरूरत है। बड़ी बात यह है चाहे हिमाचल के मुख्यमंत्री हो, वो भी अपनी डिमांड जो है वो आज की मीटिंग में रखने वाले हैं। खासतौर से हिमाचल के ऊपर जिस तरीके का कर्जा है वो उससे कैसे निकल सकता है, जिस तरह की सब्सिडी देने की बातचीत होती रही है, मुल्क की जो सियासत जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही है, तो तमाम चैलेंजेस हैं। उन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए नीति आयोग को जो पहले प्लानिंग कमीशन होता था, तो प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से फंड्स आएंगे, किस तरीके से तमाम राज्यों की जरूरतें पूरी होंगी, कहाँ पर क्या जरूरत है, कहाँ पर एयरपोर्ट और रेलवे लाइंस की जरूरत है, किस तरीके से एमएसएमई को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, यानी डेवलपमेंट को लेकर कहां पर किस चीज की जरूरत है या कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, किस स्टेट को कितने रेवेन्यू की जरूरत होगी और कितने अमाउंट की जरूरत होगी, किस रियासत को डेवलपमेंट करने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत होगी, आज इन तमाम चीजों पर नीति आयोग की इस गवर्निंग काउंसिल में एक तरह से चर्चा होगी। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसी मीटिंग शुरू होगी आपके पास दोबारा से आएंगे और इस पर और भी हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, कुपवाड़ा से बड़ी खबर है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दारुल उलूम चंदीगाम लौलाब में आग लगी है, इमारत को नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई दी कि दारुल उलूम चंदीगाम लौलाब में यह आग लगी है। जी हां, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो दारुल उलूम चंदीगाम लौलाब में आग लगी है, यह हादसा पेश आया है। इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजह से शोले जो थे, उसकी लपटें जो थी वो आसमान तक छू रही थी। पूरे इलाके में एक तरह से अंधेरा सा छा गया था। काले जो धुआं था उसकी वजह से पूरे इलाके में एक तशवीश फैल गई थी, क्योंकि ये इमारत पूरी तरह से आग लगने के बाद खराब हो गई है, बर्बाद हो गई है। और यह हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ तो जुड़े हुए। यह जिस इमारत में आग लगी है दारुल उलूम चंदीगाम लौलाब में, क्या वजह इसकी बताई जा रही है? जी हुरैरा, आज सवेरे जो है वहाँ पर आतिशबाजी की एक वारदात पेश आई दारुल उलूम खैरुद्दीन चंडीगढ़ में। वहाँ कह रहे हैं कि अभी तक जो इब्तिदाई तफसीलात हैं वहाँ पर बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वहाँ पर आग लगी है और आग तीसरी मंजिल में जो है अचानक नमूदार हो गई और देखते ही देखते दूसरी मंजिल तक भी पहुंच गई। और फौरी तौर पर वहाँ पर जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, पुलिस और मुकामी लोग, ट्रेडर्स फेडरेशन के लोग वहाँ पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाइयों में अभी भी वो शामिल हैं। कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो है
कोई बड़ा नुकसान नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो जेर तालीम रहते हैं, वो दीनी तालीम वहाँ पर हासिल करते हैं। उन्हें फिलहाल जो है अभी तक इब्तिदाई तफसीलात बिल्कुल क्या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, ये कोई दीनी इदारा है, कोई मदरसा है, क्या है ये? जी हुरैरा, ये एक दीनी मदरसा है। वहाँ पर बच्चे जो है वो रात के दौरान तालीम हासिल करते हैं, वो हाफ़िज़ कुरान वहाँ पर तैयार किए जाते हैं। तो वहाँ पर आज भी बच्चे ज़ेर तालीम थे, तो जो ही आग लगी तो वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद पहुंची और बच्चों को अभी तक जो या किसी के जख्मी होने की कोई खबर तो नहीं है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। बच्चों को बाहिफाजत जो है वो बाहर निकाला गया है, लेकिन जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसे पूरी तरह नुकसान हुआ। वो जो अंदर वहाँ पर जो भी चीजें हैं वो खाकिस्तर हो चुकी हैं। इब्तिदाई तफसीलात यही है कि जो वहाँ के दारुल उलूम के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद शफी मक्की साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अचानक बिजली सर्किट होने की वजह से आग की वारदात पेश आई, लेकिन अभी तक बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। लेकिन चलिए यही आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम तफसील लेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई जख्मी नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक मदरसा था जिसमें बच्चे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन सभी महफूज हैं। लेकिन इमारत को काफी बड़ा नुकसान हुआ इस आग लगने की वजह से। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।